नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। देखिए, नियम हर चीज के लिए इस देश में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज होगी उसके लिए नियम होने चाहिए। नियम के खिलाफ कौन हो सकता है? नियम का पालन भी होना चाहिए। और सोशल मीडिया क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, इतने करोड़ों करोड़ का कारोबार है, इतने सारे उसके यूजर्स हैं, उस पर भी एक नियम होने चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो उस लिहाज से नियम होना, इस पर कोई बहस नहीं है, इस पर हम भी कोई बहस नहीं कर रहे। लेकिन उस नियम से लाभ किसका हो रहा है और किसका होना चाहिए? लोगों का या सरकारों का? और अगर यह संदेह में आ जाए तो इस पर बहस क्यों नहीं हो सकती? ये जो नए सोशल मीडिया से जुड़े हुए नियम आज से भारत में लागू हो गए हैं, 3 महीने की केंद्र सरकार की जो डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने अब तक उस पर अमल नहीं किया है। हालांकि फेसबुक, गूगल समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यह बयान जारी करके कहा है कि वो भारत सरकार के नए नियमों के साथ हैं और इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्हाट्सएप नए नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। व्हाट्सएप का दावा है कि नए नियम भारत में संविधान के खिलाफ हैं और करोड़ों लोगों की निजता के अधिकार को कमजोर करेंगे। मैसेज सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, यानी किसने सबसे पहले पोस्ट किया, इस प्रावधान को लेकर व्हाट्सएप को ऐतराज है। तो सवाल यही है कि ये नियम हैं किसके हित में? यह है सवाल इंडिया का। सोशल मीडिया, किसके हित में नए नियम? सरकार के हित में या आपके हित में? किसका हित देखा जा रहा है यहां पर? इसी से जुड़ा हुआ रहेगा हमारा आज का पहला कार्यक्रम सवाल इंडिया का। विराग गुप्ता वकील हैं, साइबर एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितिन जैन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। विजय जॉली नेता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता कांग्रेस की और अजय कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये बहुत ही जरूरी बहस है और इस बहस को करना बहुत जरूरी है क्योंकि शक के घेरे में है वो मंशा, नियत जिससे ये कानून लाए गए हैं। तो मैं सबसे पहले विजय जॉली जी से शुरू करना चाहता हूं। जॉली जी, आप क्या बोलेंगे? नियम होना चाहिए, हमने शुरुआती वक्तव्य में ये बोल दिया कि नियम तो होने चाहिए इस देश में, हर चीज के लिए नियम होने चाहिए। लेकिन वो नियम लोगों के लिए हो या सरकारों के लिए हो, कि सरकार को जिसकी बात पसंद ना आए वो नियम लागू करके उसकी बात बंद करा दे। संकेत जी, पहले तो मैं एनडीटीवी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस सामायिक विषय के ऊपर आज आपने कम समय के लिए कम से कम बहस रखी तो सही। ये सूचना प्रौद्योगिक मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 ना ये आपके पक्ष में है और ना ये किसी के विरोध में है, ये भारत के पक्ष में है। उन भड़काऊ चित्रणों को रोका जा सके, नग्नता को रोका जा सके, महिलाओं को जिस प्रकार से सेक्सुअल एक्सप्लिसिट न्यूडिटी सोशल मीडिया चैनल पर दिखाई जाती है, पड़ोसी देशों के साथ भड़काऊ चित्रण दिखाकर लोगों को भड़काया जा सके और उन भड़काऊ भावनाओं के ऊपर नियंत्रण किया जा सके जो बलात्कार को और उसके साथ साथ महिलाओं के गलत चित्रण को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर दिखाने का यत्न करते हैं। और जिन सब गलतियों के लिए कम से कम 5 साल का कारावास दंडनीय है, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये नियम रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है। और ये सुप्रिया श्रीनेट, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना विजय जॉली जी ने कहा ये देश के हित में है, लेकिन सवाल यही उठाया जा रहा है कि नियम है जरूरी ताकि सरकार की हो जी हुजूरी, इस वजह से ये नियम आए। संकेत जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से ये नियम आए हैं उससे शंका पैदा हो रही है। ये 3 महीने की एक डेडलाइन थी, लोगों ने अपना इस पर वक्तव्य नहीं दिया और उसके बाद भी ये नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, ये जो बिग डैडी अप्रोच है
जो बहुत सारे बाबुओं को एक इंटर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट वो डिसाइड करेगा क्या ऑब्जेक्शनेबल है क्या नहीं, कोई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो होता है वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है। ये डिसाइड अब एक कमिटी करेगी और कमिटी ने अगर डिसाइड कर लिया तो वो कंटेंट हटाना पड़ जाएगा। तो सरकार की जहां पर भी किरकिरी होगी, सरकार की जहां पर भी भद्दगी होगी, वहां पर वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। और सरकार का हम लोगों ने जो वरद हस्त जिस तरह से दबाया जाता है, दमन होता है, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई थी वैक्सीन का एक पोस्टर लगाने के लिए, 15 लोग उसमें गिरफ्तार हो गए थे। आपको तो याद ही होगा कि लीगल एक्शन ले लिया गया था उत्तर प्रदेश में क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन मांग लिया था। आपको तो याद ही होगा कि करीब करीब 50 जर्नलिस्ट जो रूरल एरियाज में कवर कर रहे थे और बदहाली दिखा रहे थे कोरोना की, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। और मैं एक चीज बड़े सर्वसम्मान के साथ भाजपा के प्रवक्ता से जरूर पूछना चाहती हूं। मुझे लगता है महिलाओं की इज्जत करना जरूरी है और मैं इनका नमन करती हूं कि ये इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में जो सोशल टीवी पे दिखाया जाता है वो तो साहब 1 मिनट के लिए भूल जाइए। महिलाओं को खुलेआम रेप की धमकी देना, मार डालने की धमकी देना, गोडसे की जय जयकार करना, गांधी को गाली देना, तो वो लोग करते हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। तो आज तक उन महानुभावों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया अपने गया? लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं विजय जौली जी? कानून तो सब पर एक समान लागू होना चाहिए ना। आज का विषय क्या है और कांग्रेस की प्रवक्ता किन विषयों पर, इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं इनके साथ 1 नहीं 2 घंटे बहस कर सकता हूं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर, मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, पर सवाल तो उसके दुरुपयोग का है ना जौली जी। मैं देता हूं ना, सवाल का जवाब देता हूं। अगर चित्रण दिखाया जाएगा, किसी की गर्दन काटते हुए दिखाई जाएगी, किसी लेडी का मॉर्फोन्ड फेक फिक्टिशियस वीडियो बनाकर पोस्ट किया जाएगा, क्या कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है या नहीं? ये इस बात का पहले आंसर दे। नहीं, मैं वो आपकी बात सही है। मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसा करेगा, कोई भी मतलब अगर कोई भाजपा से भी अगर ऐसा करेगा, नफरत फैलाएगा या नफरती ट्वीट करेगा, तो विजय जौली जी आपके हिसाब से कानून उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूछना चाहती हूँ, संकेत मैंने कह दिया, ये कानून भारत के हित में है, ना एनडीटीवी के हित में, ना बीजेपी के हित में, ना कांग्रेस के हित में, ना किसी अन्य के हित में। सुप्रिया जी जल्दी से राइट टू रिप्लाई। उसको रेगुलेट सुप्रिया जी का राइट टू रिप्लाई। कांग्रेस नहीं रखेगी, उसको रेगुलेट करने का अधिकार वो मैकेनिज्म करेगा। हाँ, जो ये सुप्रिया जी करेगा, आपका राइट टू रिप्लाई, फिर और मेहमानों के पास जाना। संकेत जी कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये देश के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सरकार का जो वरद हस्त है उसके खिलाफ है। सरकार डिसाइड करेगी कि क्या कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है और क्या नहीं है। और इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इनकी जरा सी आलोचना करने पर आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। तो अब आप बताइए कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ गई? सच तो यह है कि जब सरकार विफल होती है तो सरकार को लगता है आलोचना करने वालों को जेल में डाल दो, मामला खत्म हो नहीं। लेकिन अगर कानून की बात करें सुप्रिया जी, आप मुझे बताइए कि वो उनको बेलगाम भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया किसी कानून के हिसाब से तो काम करेंगे या जो मन में आएगा वो करेंगे, या तो तय कर ले वो क्या है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कानून होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। सरकार की 4 गवर्नमेंटल कमिटीज बैठ के डिसाइड कर देंगी, 4 बाबू बैठ के डिसाइड करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा ब्रॉड बेस करें, अब एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। विराग गुप्ता, जितिन जैन और एडवोकेट पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना राजनीतिक बहस, दरअसल क्या है, इस राजनीतिक बहस को इस मुद्दे से काट करके देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक सवाल यह हमेशा रहेगा कि ये नए कानून अगर आएंगे और लागू होंगे, कानून होना अच्छी बात, लेकिन कानून किसके हित में हो, लोगों के या सरकारों के? देखिए, कानून तो सिर्फ कानून के हित में ही होता है जिसके मूल में देश कल्याण होता है। लेकिन इसको हम एक एक लाइन की 5 बातों से समझें कि सोशल मीडिया पंचतंत्र के उस हाथी की तरह है जिसका कभी कांग्रेस सूंड देखती है, भाजपा पैर देखती है, कोई उसके पेट देखता है, लेकिन उसका समग्र चित्रण कोई नहीं देख पाता। मैं अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं की बात को सुन रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जिस तरीके से बातें कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी ने भी आईटी रूल्स को पढ़ा है, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये कांग्रेस के समय में बने थे, जिनको अपग्रेड किया जा रहा है
और जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे उन बातों का सैद्धांतिक के अलावा व्यवहारिक कोई भी वो नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भाजपा, कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल गैर कानूनी तरीके से आईटी सेनाएं चलाते हैं और जिनसे सारे गैर कानूनी कारोबार हो रहे हैं सोशल मीडिया में। समस्या की जड़ वो है और एक आदमी विक्टिम बन जाता है, दूसरा अपराधी बन जाता है, जिसकी सरकार होती है वो शोषक बन जाता है। लेकिन इस पूरे खेल में सभी लोग हमाम में नंगे हैं सोशल मीडिया में, नंबर दो। नंबर तीन, सोशल मीडिया कंपनियां भारत से 20 लाख करोड़ का सालाना कारोबार कर रही हैं जिसमें वो टैक्स नहीं देती हैं और इस टैक्स चोरी में इन सारे पार्टियों के नेताओं की मिली भगत है, क्योंकि ये पार्टियां इन कंपनियों से फ्री में डेटा लेती हैं, फ्री में इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं और देश हित इनके एजेंडे में कहीं नहीं है। चौथा, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में कंट्रोवर्सी हुई, ट्विटर के यहां पर जिस तरीके से पुलिस गई, उसमें उन्होंने बोला कि भारत के ऑफिस का भारत के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ा सवाल उठता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर के कौन से अधिकारी जाते हैं? क्या अनधिकृत अधिकारी जाते हैं वहां पर या अनधिकृत अधिकारियों से बातचीत होती है? और अगर वो अधिकृत लोग हैं तो वो पुलिस और कानून के सामने क्यों नहीं आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी बहस में कंटेंट को सामने रख करके रेगुलेशन को पीछे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये अपने सीमित राजनीतिक हित की वजह से देश हित को दोनों राजनीतिक दल परे कर रहे हैं और बहस को एक नए मोड़ दे रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं उनके पास आऊंगा। आपने जो बोला है उस पर उनकी क्या समीक्षा है उसके बारे में भी जानेंगे। जितिन जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जितिन, आप मुझे बताइए कि ये बात से तो आप अग्री करेंगे ना कि किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, कोई भी नया कानून आएगा उसका दुरुपयोग हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रही है। आप मेरे से इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिसमें आपका यह कहना है कि इन कानून का होना बहुत जरूरी है। आपको क्यों लगता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये समस्या इसलिए कानून को लेकर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है कि भारत में जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जो निष्पक्षता है, भूमिका हमेशा एक संदेह के कटघरे में रही है कि वो जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है उसके एक तरह से मतलब अनधिकृत एजेंसी के रूप में काम करती है। ये किसी भी दूसरी डेमोक्रेसी के अंदर होता नहीं है। क्योंकि आज हमारी एजेंसियों की इंटीग्रिटी के ऊपर संदेह, इसलिए हम कानून के ऊपर भी संदेह बनाते हैं। तो कानून मुझे लगता है ये देश हित के अंदर होने चाहिए। और जहां तक सुप्रिया जी ने कहा, मैं उनकी इस बात से असहमत हूं कि जब उन्होंने कहा कि एक क्या सेक्रेटरीज की कमेटी तय करेगी कि क्या कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है क्या नहीं है, ये बहुत गलत कानून है। अब देखिए, ये राजनीतिक चश्मे से दिया गया तर्क है। बिकॉज उनको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के अंडर में कानून बना था वो कांग्रेस के ही मंत्री कपिल सिब्बल थे। कांग्रेस की सरकार ने ये कानून बनाया है। तो अगर ये आज गलत है तो तब भी गलत था। अब आप बताइए, आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने गलत कानून बनाया? अब आप चुप हो जाएंगी। दूसरी बात, जब आप देखिए, हम सब समझ रहे हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत के राष्ट्र के अधिकारों के जो जनता है उसके प्राइवेसी के अधिकारों का हनन है। वो खाली कॉर्पोरेटाइजेशन, मार्केट को बाजार की तरह इस्तेमाल करके यहाँ पर पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि डेटा प्राइवेसी कानून से आने पहले सारा डेटा चोरी किया जा सके। क्या उसके लिए, और भारत सरकार यहाँ पे गलत है। आप चिट्ठियां लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आदेश देना चाहिए वहां तो आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भारत सरकार की भी गलती है। तो मुझे लगता है सुप्रिया जी की एक बात से मैं सहमत हूं, जो भारत सरकार ने कहा कि ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, कंप्लायंस ऑफिसर हिंदुस्तान में जो बैठेगा वो अपॉइंट होना चाहिए। अगर आज वो उसकी अनुपालना इन कंपनियों ने करी होती तो दिल्ली पुलिस को इस तरह धक्के खाते हुए उन अधिकारियों को नहीं ढूंढना होता जो नहीं। तो अभी वो ऑफिसर कहां बैठा है जितिन? दूसरा, एक आखिरी बिंदु, अभी वो ऑफिसर कहां बैठा है? एक आखिरी बिंदु, सुप्रिया जी की इस बात से मैं सहमत हूं। जब ये ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट होंगे, हर वो महिला जिसको किसी भी ट्रोल ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने धमकी या गाली दी है, उनके खिलाफ ये कंपनियां कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगी। और इसके अंदर मुझे लगता है कि विजय जौली जी ने जो विचार कहे वो उनके को खाली तर्क है, राजनीतिक रूप से खोखले हैं। और उस बात से मैं सुप्रिया जी से सहमत हूं कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मैं सुप्रिया जी को राइट टू रिप्लाई दूंगा, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, विराग जी और सुप्रिया जी, इससे पहले कि मैं आप पर वापस आऊं, पांडे जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अजय कुमार पांडे, आप मुझे ये बताइए, जैसे व्हाट्सएप का मसला है, व्हाट्सएप वाले मामले में व्हाट्सएप पर आरोप यह लगा कि आप एक नई पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें आप जबरन लोगों से कह रहे हैं कि भाई अपना डेटा फेसबुक से शेयर करो। उस पर निजता के सवाल उठे। अब व्हाट्सएप कोर्ट चला गया और उनका यह कहना है कि सरकार हमसे कह रही है कि आप अपना एन्क्रिप्शन खोल दीजिए तो लोगों की निजता जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। कौन लोगों की प्राइवेसी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, व्हाट्सएप या सरकार? यह सब उलझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने यहाँ तमाम लोगों को सुना और विशेष करके विजय जौली जी को। आप
लेजिस्लेशन का विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसके लिए संसद है और हमारा संविधान है। उसके तहत अगर आप कोई कानून लाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन जो विरोध है वो कंट्रोल का है, सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का है। आज यह गाज सोशल मीडिया पे गिरी है। आए दिन टेलीविजन चैनल और अखबारों की क्या स्थिति है। फ्री प्रेस इंडेक्स में हिंदुस्तान आज कहां खड़ा है 7 साल के बाद। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है पेरिस वेस्ट, उसकी रिपोर्ट में भारत कहां खड़ा है। ये सारे सवाल उठते हैं। वक्त है कोरोना से लड़ने का। आप लड़ रहे हैं ट्विटर और व्हाट्सएप से, ऐसे जैसे कोरोना फैलाने का काम ट्विटर और फेसबुक को दे दिया गया था और इस पर नियंत्रण करके आप कोरोना पे नियंत्रण कर लेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, चीन के उस भारी अकाल की घटना जहां जब मीडिया पे नियंत्रण किया गया और जो मौतें हुई वह अकाल से ज्यादा होने वाली मौत थी। आज भी कोरोना की यह जो दिशा है उसके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के प्रवाह को रोका जाना, ये बहुत जरूरी मुद्दा बोला है पांडे जी ने। एक बहुत जरूरी बात बोली है। विजय जॉली, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आपने सुना पांडे जी ने क्या बोला? तो अभी आज की ही मौजूदा स्थिति में अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर ये बोल दे कि वहां छिछली कब्रें हैं, वहां पर इतने लोगों की मौत हुई, वहां पर ड्रोन से अगर कोई फॉरेन न्यूज एजेंसी अगर दिखा दे तो तुरंत ये बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चल रहा है, गलत खबर मत बताओ, कोई शॉर्टेज नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये तो तब हाल है जब कोई गाइडलाइन नहीं है। जब कानून आ जाएंगे तब क्या होगा? बिल्कुल सही। तो आप कार्रवाई कीजिए। जॉली जी, विजय जॉली जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्या टिप्पणी आई है सरकारों के बारे में? आप कहते हैं संपत्ति जब्त कर लेंगे। हाँ विजय जी, आज भी भारत के अंदर आज भी रूल ऑफ लॉ चलता है। अगर कोई सरकार से हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार का यह हनन नहीं है। विजय जॉली, एक सेकंड पांडे जी बोल लें, सुन लें उनको। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पर भारत की धरती से बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता आपको मिली है और आप यही तो नहीं पच रहा है। बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, सब कुछ आपको पता है। पहले मुझे बात तो करने दीजिए। मैंने आपकी बात बड़े प्रेम से, प्यार से, बिल्कुल कीजिए, सुनी। भारत के अंदर आज रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर भी और बाहर भी और इंफॉर्मेशन को हर एक व्यक्ति के हाथ से उसके दिमाग में, उसकी आंखों में, उसके दिल में पनपाने का काम करता है, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर भ्रामक, झूठी, फेक न्यूज़ को डाला जाता है, उसको रोकने के लिए, महिलाओं की चित्र हनन को रोकने के लिए हमने ये जो भारत की पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध है उनको जिस प्रकार से भ्रामक चित्रण के द्वारा तोड़ा और मरोड़ा बात फिर वही हो रही है ना डॉक्टर जॉली। एक सेकंड जॉली जी, बात ये हो रही है कि अभी तो ये कानून है भी नहीं, पे बात कर ले। तो अभी आप लोगों को कहते हैं कि भ्रमित करने की कोशिश, ये करने की कोशिश, फेक न्यूज, दुनिया जहां की बात, लेबल लगाना आसान है। कल को तो आपके पास ये राइट होगी कि जांच से पहले ही आप किसी का ट्वीट गिरा दें या किसी के खिलाफ कुछ आरोप लगा दें। संदेह इसलिए उठ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ तो है, उसका एक मैकेनिज्म भी इसके अंदर है। जो शिकायत करता है उसको एक समय सीमा के अंदर उसकी शिकायत का निवारण भी होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे फ्री फॉर ऑल, जितना भी है 2011 के आप जो नग्नता दिखाओ, जो एक्ट है उसमें तो समय सीमा मौजूद है। दिखाओ, आप वायलेंस को दिखाओ, आप रेप को प्रमोट करने वाले कंटेंट्स को दिखाओ। चलिए एक सेक्शन पे बहस कर लेते हैं जॉली साहब। नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक सेकंड, चर्चा में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी लोग भी ताकि बोल ले। सुप्रिया सुप्रिया, सबसे पहले आपका राइट टू रिप्लाई। जितिन जैन जो बोल रहे थे कि ये नियम कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई है, तो आप अपने ही नियम की आपत्ति कर रही हैं। नहीं, मैं अपने नियम की आपत्ति नहीं कर रही हूं और मैं बड़ी सर्वसम्मति से कहना चाहती हूं
कि हमारे यहाँ जी ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बना था बट वो इवॉल्विंग था। क्या किसी को भी जरा सा संदेह है कि सरकार के 7वें साल में पूरा सर मुझे बोल लेने दीजिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। बोलिए ना, आपके टाइम में कानून पास हुआ, कोई ड्राफ्ट नहीं है। कानून आपके टाइम में पास हुआ है, 69 कांग्रेस के जमाने में आया है। आई डोंट स्पीक इन बिटवीन, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। मैं बिना, अगर आप बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, मैं आपके बाद बोलूंगी, बट मैं किसी के बीच में नहीं, उनका कहना सुप्रिया ये है कि कानून पास हुआ है कांग्रेस के राज में, आईटी एक्ट। ठीक है, अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मान लीजिए कांग्रेस ने गलत कानून ही पास कर दिया, मैं ये मानती हूँ, चलो हमने गलत कानून पास किया, भाजपा ने इसको अपने 7वें साल में क्यों इंप्लीमेंट किया? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सारा नैरेटिव आपके हाथ से निकल गया है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कोरोना की खबरें इससे दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कोई आलोचना करेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग सिस्टम होता है, वो यहाँ पर सारे जानकार लोग बैठे हैं, वो जानते हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, ना वो कंटेंट जानते हैं ना वो ओरिजिनलिटी जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पैम बताता है तो वो जाकर उसको फ्लैग ऑफ कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को कंटेंट नहीं चाहिए, उसको ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज चाहिए। अगर आपका दिल साफ है तो आप कंटेंट ढूंढिए। अगर आपको लगता है हमने गलत लॉ बना दिया, आप उसको क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं? और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है, सर एक मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इतना कर्टसी मुझे दीजिए प्लीज, गिव मी दैट कर्टसी। आपने यहाँ पर बोला कि किसी को यहाँ पर बोलने, देखिए आप बैठकर टीवी पर बोल रहे हैं, ये मानसिकता दिखाता है आपकी। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे बोलने देने के लिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान ने हमें दी है। जी हाँ, बिल्कुल था। ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान ने हमें दी है। आप यहाँ बैठकर किसी पर एहसान नहीं करें कि देखिए आप लोग बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, आप अभी भी बेकार की बात कर रहे हैं। भ्रमित करने वाला कंटेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जा रहा है। आप क्या कर लीजिएगा उस कंटेंट को वो करके, जब आपके पीएम जिसको फॉलो करते हैं वो महिलाओं को रेप की थ्रेट देते हैं लोग। आप क्या करिएगा कि गांधी के देश में गोडसे का जय जयकार करते हैं और उनको होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में किया जाता है। हमने सुन ली सुप्रिया जी, हमने आपकी बात सुन ली। जॉली जी आऊंगा आपके पास, राइट टू रिप्लाई बहुत जल्दी। विराग गुप्ता बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। संकेत जी, दोनों प्रवक्ताओं से एक एक छोटी छोटी बात। हाँ। बार बार जॉली जी महिलाओं की सुरक्षा और नग्नता की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले 7 सालों में इस सरकार ने पोर्नोग्राफी रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। एक टूल किट पर शाम को दिल्ली पुलिस उनके दफ्तर पहुंच जाती है, लेकिन फेसबुक, गूगल और यूट्यूब में नग्नता का जो सारा चित्रण है उसमें सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए जो बातें बोल रहे हैं सैद्धांतिक। दूसरी बात, ग्रीवांस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में के.एन. गोविंदाचार्य के मामले में जुलाई 2013 में 8 साल पहले हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और आपने एक सवाल पूछा था जितेंद्र जैन से, तो उन कंपनियों ने उन ग्रीवांस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट विदेश में कर दिया और आज भी ये कंपनियों के ऑफिसर विदेश में बैठते हैं और भारत में पूरा कारोबार करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कांग्रेस, भाजपा और सारे दलों के नेता शामिल हैं, उनसे आकर ये मिलते हैं। और मैं फिर बोलता हूं कि सारे राजनीतिक दलों की इन कंपनियों के साथ मिली भगत है, जिसकी वजह से ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन कंपनियों के रेगुलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। विजय जॉली जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जब तक नैरेटिव आपके हाथ में था, जब तक ट्विटर जो है वो आपकी पार्टी का गुणगान कर रहा था या उसमें आपकी पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा था, नैरेटिव मतलब जब तक आपके कंट्रोल में था तब तक सही है। अभी सुप्रिया शिनेट का आरोप है और विराग गुप्ता भी ये कह रहे हैं कि सब नैरेटिव कंट्रोल करने की मुहिम है, कि किसी तरीके से आप ही की टाइप की बात हो और किसी की बात ना हो। अब जब हाथ से फिसल रहा है मामला तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें कानून चाहिए। देखिए, अगर देश के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है, अगर देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, और जो मैंने शुरू में कहा, ये कानून ना कांग्रेस के पक्ष में है, ना भाजपा के विपक्ष में है, ना टीवी चैनल्स के विरोध में है, ये भारत और भारतीयों के पक्ष में है। अगर न्यूडिटी को रोका जाए, अगर गलत कंटेंट्स को रोका जाए, अगर देश के खिलाफ नारा लगाने वालों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रोकने के लिए कोई कानून लिया जाए, तो आप उसके ऊपर अपनी सीट से 4 कदम ऊपर किस लिए उछलते हैं? हाँ। और जो अभी गुप्ता जी ने आरोप लगाए, आज के दुनिया के अंदर सोशल मीडिया का उपयोग करना जैसे हर एक व्यक्ति का अधिकार है, वैसे हर राजनीतिक पार्टी का भी अधिकार है, चाहे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन गलत चित्रण को अगर आप एंटी पॉलिटिकल बैशिंग के माध्यम से लोगों मनों के अंदर कहीं ना कहीं
शंका पैदा करेंगे तो अरे मुझे नहीं ये बड़ा लगता- सब्जेक्टिव है ना जॉली जी। आप मुझे बताइए, कल को अगर मैं कोई बात बोलूं इस डिबेट में, जॉली जी को मेरी कोई बात पसंद नहीं आई, आपके विश्लेषण के हिसाब से मैं लोगों के मन में डाउट पैदा कर रहा हूं, शंका पैदा कर रहा हूं, तो आप तो मुझे जेल में डाल देंगे, मैं तो हवालात में पहुंच जाऊंगा। ये मुझे तो जॉली जी से डर लग रहा है। संकेत जी, आपके टीवी चैनल के ऊपर जो लोग भी आते हैं इतना भ्रमक प्रचार करते हैं। मुझे बता दीजिए, क्या एनडीटीवी भ्रमित कर रहे हैं के जर्नलिस्ट के ऊपर किसी भी प्रकार की इंडिया के नहीं, ये तो आपने बड़ी, ये देखिए मानसिकता, ये तो आपने बड़ी वाइल्ड एलिगेशन लगा दी। कौन प्रचार कर रहा है? आपके यहाँ पर आकर जिस प्रकार से खुलेआम सरकार को, मोदी जी को, भारतीय जनता लोग पार्टी- अपना विचार रख रहे हैं ना, यही तो मैं बोल रहा हूं। नहीं जॉली जी, अगर सवाल पूछा जाएगा या विरोध किया जाएगा या हमने कोई क्या अपनी बात कभी कह रहा है, विचार के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट किया? हमने कभी ये कहा कि बड़ी आप स्पर्धा नहीं में बात पूछ किया सकते? आपकी। आप वाह भाई वाह। भारतीय जनता पार्टी को अगर क्रिटिसाइज करेंगे चुप करा देंगे। तो नहीं, एक सेकेंड जॉली जी, देखिए ऐसा है, हम ऐसा मानते हैं कि अगर तथ्य हमारे साथ हो, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, बहुत जल्दी जितिन जैन के पास। देखिए ऐसा है, हमारे पास अगर तथ्य हैं और अगर हम उसके आधार पर एक ओपिनियन बना रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। मुझे नहीं लगता इसके लिए मुझे किसी भी पार्टी या किसी भी दल का कृतज्ञ और आभारी होने की जरूरत है। मैंने न्यूट्रलिटी की बात करी है, मैंने सेक्सुअल चित्रण की बात करी है, मैंने जॉली जी, एक आदमी ने मणिपुर में, एक पत्रकार ने मणिपुर में सिर्फ इतना बोल दिया कि गौमूत्र से कोरोना ठीक नहीं होता, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है। ऐसे तमाम क्या मामले। नाम है आप बताइए, मैं चेक कराता हूँ। अब मैं आपकी नाम information- ऐसे मुझे गूगल से देखना होगा, मैं आपको बता दूंगा अभी इस शो के बाद, मैं आपको नाम बता दूंगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू है एक एक्टिविस्ट पर और एक पत्रकार पर मणिपुर में, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बोल दिया कि गोबर का लेप लगाने से कोरोना नहीं जाता। ये रासुका की धारा लगी है। देखिए गलत है, ये आपकी इंफॉर्मेशन गलत। मुद्दे पे आ जाए। किशोर चंद्र वांगखम उसका नाम है, उस जर्नलिस्ट का। वांगखोम उसका नाम है। हाँ, जितिन जैन, आखिरी कमेंट, लगाया आरोप। आखिरी कमेंट जितिन जैन। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विश्व के 6 सबसे बड़े, आपसे ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम लोकतंत्रों ने आज ये कहा 2019 के अंदर हाँ। कि ये जो सारे प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, इन्हें इस तरह की सुविधा रखनी चाहिए कि आतंकवाद के केस में, राष्ट्रीय सुरक्षा के केस में फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रैक किया जा सके। तो भारत अकेला नहीं है, पहली बात। नहीं, दूसरा, बिल्कुल नहीं। सुप्रिया जी जो आपने कहा कि सरकार ओरिजिनल अपलोडर को क्यों ढूंढ रही है, कंटेंट क्यों नहीं मांग रही? मुझे लगता है आपने शायद ये बयान पूरे होशो हवास में दिया है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही है कि भारत सरकार कंटेंट के बारे में व्हाट्सएप से जानकारी मांगे, एंड टू एंड सर्विलेंस को तोड़ के पूरी की पूरी चैट को मॉनिटर करे। मुझे लगता है आप शायद गलत देखिए, आपको बयान कर रहे हैं, यहाँ पर आप मोड़ तोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, बेकार की बात मत करिए। आपने जो कहा उसी बयान को वापस खा लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। क्लैम्पडाउन ऑन फ्री स्पीच है। आखिरी एक ही लाइन है आप दोनों नेताओं के लिए, एक ही लाइन, सुप्रिया जी, एक ही लाइन है, अंदर लोग बाहर रूप अनेक, तो से तो तब किसी के बारे में। अच्छा, चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया है, पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, जैन साहब, जॉली जी, शिनेट जी और अजय कुमार पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कानून की जरूरत है, लेकिन कानून लोगों के लिए होना चाहिए, सरकारों के लिए नहीं। यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम एक और जरूरी मुद्दे पे बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नर्वस है? क्यों है, क्यों नहीं है? यह सब हमारे सवालों में होगा, क्योंकि यह सवाल है इंडिया का। एक ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और सवाल इंडिया का है ये, क्या यूपी में नर्वस हो गई है बीजेपी? क्यों कह रहे हैं हम ये? वो इसलिए क्योंकि कोरोना और पंचायत चुनाव के बाद इमेज को धक्का लगा है। लगातार मीटिंग दर मीटिंग हो रही है कि इमेज कैसी सुधारी जाए, कैसे चीजें की जाएं। जब चद्दर जो चुन्नी बिछती है छिछली कब्र पर, उस तक को हटा लिया जा रहा है कि कहीं ऊपर से किसी चैनल का कैमरा ना कैद कर ले उसको। क्या, क्यों महसूस हो रही है बीजेपी को जमीन पर दिखने की जरूरत? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास नाहिद लारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की,
नाहिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुनील भराला चेयरमैन है लेबर वेलफेयर काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं भराला जी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जो तमाम लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसमें एक चिट्ठी आपकी भी थी भराला जी, आपको याद होगा। ऐसे ही कई सांसदों ने चिट्ठी लिखी, सब बार बार चिट्ठी लिख करके एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये बोलना, ऐसा बोलना कि कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है, शॉर्टेज है। भराला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी भी उसमें एक चिट्ठी थी। हम जानते हैं कि लगातार मीटिंग हो रही है आरएसएस के साथ, बीजेपी के आला नेता भयंकर रूप से चिंतित है पार्टी कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कोविड ठीक से हैंडल नहीं किया गया। तो क्या आप अपनी इमेज को लेकर के नर्वस हैं यूपी में? नहीं, बिल्कुल भी साकेत जी, आपको हम बता देंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी प्रकार की इमेज को लेकर के जरा सी भी हमारे अंदर कोई उदासीनता भी नहीं है और ना ही हम नर्वस हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जितना बहुत ही अपने हिम्मत और उसके साथ जज्बे के साथ कोरोना को जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने उसको किया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से तूफान आंधी आई थी, उस आंधी को आज आपको मैं बता देता हूं कि 3 लाख से ऊपर तो हम आज हमारे उत्तर प्रदेश के टेस्ट हो रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 300 ऑक्सीजन गैस, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। हमने आज 12 से और 18 वर्ष तक की आयु के की टीका लगाने के निर्देश हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश आदि, मतलब जितना बताऊं कि आपके पूरी डिबेट पे मैं सारे काम बता भी नहीं पाऊंगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, सारे काम बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन भराला जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आप भूल गए, आपने भी एक चिट्ठी लिखी थी कि बड़ी दिक्कत है मेरठ में, ऑक्सीजन मेरठ में हमने पत्राचार के माध्यम से जो अवगत कराया था, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें की उस समय उपलब्धता उपलब्ध कराने के लिए, और वो तत्काल उपलब्ध कराई हमारे माननीय। आपकी चिट्ठी का ही हवाला मैं दे रहा हूं, संज्ञान लिया तो आप देखिए ना कि ये कितना तत्परता से हमारे पत्र के बाद उन्होंने संज्ञान लिया, और पत्र के बाद तत्काल जो है सारी रैपिड के तमाम चीजों पर ऑक्सीजन गैस, देखिए कहां से देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इमेज को लेकर के चिंता है, मीटिंगें हो रही हैं, आरएसएस के साथ भी मीटिंग हो रही है। और अभी एक जरूरत महसूस हो रही है नाहिद लारी, भारतीय जनता पार्टी को, कि उनके अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिख करके कहना पड़ रहा है कि जमीन पर दिखो, काम करते दिखो। आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, जमीन पर नाहिद जी के लिए सवाल। आज ही देखिए आप जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड, ये सवाल नाहिद लारी के लिए था, हर गांव में जाकर नाहिद जी के लिए सवाल था, नाहिद जी के लिए। मैं आऊंगा आपके पास वापस। नाहिद लारी, काम हो रहा है लगातार। संकेत जी, आप देखिए जिस तरह से भाजपा सरकार का रवैया है, भाजपा सरकार को लोगों की जानों की कोई परवाह नहीं, इनको केवल वोटों की परवाह है। आप देखिए कि अभी पंचायत चुनाव हुए कुछ दिन पूर्व, जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, चूंकि वो लोगों की जानों की परवाह करते हैं, उनके लिए लोगों की जानें ज्यादा अहमियत है, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कई बार अपील की सरकार से कि ये पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन आरएसएस जो है आश्वस्त की कि उत्तर प्रदेश में जो ये विधानसभा चुनाव से होने वाला पहले जो सेमीफाइनल पंचायत चुनाव है, उनका कहना है कि अदालतों ने कहा इस वजह से कराया। संकेत जी, मैं इनकी बात का उत्तर दे रहा हूं कि इन्होंने तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर। नहीं, एक सेकंड भराला जी, वो खत्म तो कर ले अपनी बात। एक सेकंड नाहिद जी, अपनी बात खत्म कर ले। ये कहा भराला जी रुकिए, नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये एक जरूरी सवाल आप उठा रहे हैं, ये भी मैं सवाल पूछता हूँ। एक सेकंड भराला जी, उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को भ्रमित किया इन लोगों ने। जी नाहिद जी, आरोप आपने सुन लिया है, अब आपका जवाब। की मसीहा है, आपको तो शर्म आनी चाहिए बिल्कुल इस बात पर। दे दूसरे लोगों को भी, लेकिन संकेत जी, माननीय हाईकोर्ट ने ठीक है बात कही 30 अप्रैल को प्रदेश में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट ने बात कही थी, तब जो है उत्तर प्रदेश में महामारी की या पूरे
इंडिया की स्थिति हरियाणा में थी कि जो फर्स्ट दो चुनाव पंचायत उसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई और महामारी बहुत बुरी तरह इसलिए पूरे इंडिया में गई। अगर ये चाहते हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते थे, क्योंकि खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। माननीय हाईकोर्ट ने तो खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दी थी, तभी चले गए तो सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट। तो अगर कोई बात उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे या माननीय न्यायालय माननीय हाईकोर्ट में अपील कर देती कि चुनाव स्थगित कर देते। आखिर इन चुनाव से कोई सरकार बनने या बिगड़ने वाली नहीं थी, लेकिन इनको ये विश्वास था कि बीजेपी को विश्वास था कि ये पंचायत चुनाव में जीतेंगे और हुआ उससे विपरीत। बीजेपी पंचायत चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी हारी, करारी हार हुई, शर्मनाक हार हुई और सपा का पर्चा जो जबरदस्त तरीके से लड़ा है। जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन सपा को दिया। अब आप मुझे ये बताइए नाहिद जी, आपने अभी सुनील भराला जी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि जनता में एक भ्रम पैदा करना वैक्सीन को लेकर के, जो शॉर्टेज थी वो तो है और उसकी तो रिपोर्टिंग हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को यह बताना चाहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है और इस वजह से लोगों में एक संदेश गया कि यह वैक्सीन ना लगवाओ। क्या यह बात सही है? देखिए संकेत जी, भाजपा तो स्वयं जो है वैक्सीन और दवाइयों पर विश्वास नहीं करती है। मोदी जी और योगी जी का तो मंत्र है, उन्होंने तो अपने मंत्रियों, तमाम एमपी से, तमाम एमएलए से कहलवाया है लोगों को कि गोबर का सूप पिए, लेप लगाए, गोमूत्र पिए, इन सबका सेवन करने से जो है कोरोना समाप्त हो जाएगा। और लेकिन अगर यही बात थी तो ये बहुत देर में इन्होंने मंत्र दिया। अगर ये मंत्र पहले दे देते तो बीजेपी के अनेकों मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की कोरोना से मृत्यु नहीं होती। चलिए देर है दुरुस्त है। अब ये है कि जो बीजेपी के पदाधिकारी और जो नेता और कार्यकर्ता लोग जो अस्पताल में भर्ती है कोरोना के कारण संक्रमित है, उनको वहां से इमीडिएट निकाले और जो हाई प्रोफाइल गौशाला हॉस्पिटल बीजेपी का है उसमें भर्ती कराए ताकि उनको फ्रेश वहां से दवाइयां उपलब्ध हो सके और कोरोना का इलाज हो सके। आप देखिए देश में भाजपा सरकार धरती पर कहीं नहीं। अच्छा, मैं एक सेकंड, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है नाहिद लारी जी, इसको ठीक करके वापस आएंगे। सुनील भराला, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए सीधी सी बात है भराला जी, ये प्रमाण के साथ हम यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी की मीटिंग हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ मीटिंग हो रही है, छवि को लेकर के भयंकर चिंतित रही है पार्टी। वर्कर्स को बार बार ये अध्यक्ष जी को ये बोलना पड़ रहा है, जेपी नड्डा को, कि आप जमीन पर दिखिए। और अगर आप किसी से भी बात कर लें, आप ये मानते नहीं है भराला जी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता रही कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नेता दिखाई नहीं दे रहे थे जब कोरोना की मार पड़ी? संकेत जी, आपको कहीं ना कहीं से जो सूचना प्राप्त हुई है वो संभवतः पूरी तरीके से ठीक नहीं आई है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने यह कहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो जमीन पे जाकर के जो सेवा संकल्प रूप का जो अभियान चलाया है, उस संकल्प को लेकर के, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, वार्ड से लेकर के पोलिंग बूथ से लेकर के वो गांव-गांव जाए और वो जो गांव में जो आपका सेवा है, उन लोगों को जो आवश्यकता है उसको देने का एक अभियान है। जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या आप अपनी सरकार की कोविड हैंडलिंग से खुश हैं? जी, ये लेते हुए जो समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता इस बात को कह रही है कि गौमूत्र की बात कह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि गौमूत्र निश्चित रूप से बिल्कुल एक आयुर्वेदिक है और वो कोरोना में कारगर है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि पूरे आपने सवाल पूछा भी है, उससे सवाल को उत्तर नहीं दे पाइए। अखिलेश जी ने चोरी चुपके और आजम खान ने जाकर के अस्पताल के अंदर वैक्सीन लगवाई है और देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को उसको भ्रमित किया और उनकी जिम्मेदारी थी। हम कह रहे कि राजनीति का विषय नहीं था, ये लोग राजनीति कर रहे थे, ये कह रहे थे। एक सेकंड, नाहिद लारी जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड भराला जी, एक सेकंड सुनील भराला जी, एक सेकंड, नाहिद लारी जवाब देना चाहती हैं। जी नाहिद लारी जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहती थी? देखिए
कि जी उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, धरती पर भाजपा सरकार कहीं भी नहीं है, केवल अखबारों में ये सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि रोज इस महामारी में भी अरबों खरबों रुपए का ऐड दे रहे अखबार में। कल ही मैंने देखा प्रमुख समाचार पत्र में 22 पेज का समाचार पत्र था, उसमें 9 पेज फुल पेज के सरकारी ऐड थे। तो धरती पर इनकी सरकार कहीं नहीं है, केवल हवाई बातें कर रहे हैं। आप देखिए आज किस तरह से सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को इनकी लापरवाही के चलते 2 अलग अलग डोजेस दे दिए कोविड की, पहले कोरोना कोविशील्ड दी, फिर कोवैक्सीन दे दी। इसी प्रकार शामली में कुछ महिलाओं को जो है कोरोना के इंजेक्शन की जगह रेबीज का इंजेक्शन दे दिया था। तो ये सरकार पूर्ण रूप से जो लोगों से भाई कौन जनता को मना पाएगा कि वो उनके हित में सोचता है और उनके हित की बात करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी या समाजवादी पार्टी कर पाएगी? कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी का स्वयं ये विश्लेषण है कि वो 2022 के चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये चीज जनता तय करेगी। छवि किसकी खराब हुई है और किसकी सुधर रही है, जनता तय करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में करीब 1500 नए केस सामने आए हैं और 130 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 2% से भी कम होकर के 1.93% रह गई है। 27 मार्च के बाद से यह सबसे कम है। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में करीब 1500 नए केस सामने आए हैं और 130 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 2% से भी कम होकर के 1.93% रह गई है। 27 मार्च के बाद से यह सबसे कम है। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।